तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर जो टॉपिक्स कवर किए थे, एरे हम स्टार्ट कर चुके थे। एरे के अंदर हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर हमें एरे के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस को कैसे यूज करें। तो सम ऑफ एरे हमने यहाँ पे लास्ट देखा था। इसके अलावा एक बार चेक करते हैं। अच्छा, हमारा ऑलमोस्ट एरे का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया था ना, बंडी एरे का। बबल सॉर्ट दिया था, इंसर्शन और सिलेक्शन मैंने आप लोगों को दिया था करने का, वो हो गया आप लोगों के साथ। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, आज हम टू डी एरे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टू डी एरे देखते हैं कि टू डी एरे कैसे वर्क करता है। तो अगर हमें यहाँ पर टू डी एरे का यूज करना है, तो टू डी एरे कैसे वर्क करता है, इसके अंदर वैल्यूज क्या आती हैं, वो एक बार चेक करते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं टू डी एरे की, तो टू डी एरे का जो यूज है और जो इसका वर्किंग है, एक बार ये देखेंगे। तो देखो, जावा में जब हम मल्टी डायमेंशनल एरेज की बात करते हैं, तो मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब होता है कि जावा में हम 2D 3D 4D कितने भी टाइप के एरे को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक मल्टी डायमेंशनल एरे बनाते हैं, तो जावा में इसका कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितने डायमेंशन का एरे चाहिए। आप कितने भी डायमेंशन का एरे बना सकते हो, बस आपको डायमेंशन ऐड करनी होंगी, फिर साइजेस दिखाने होंगे। तो यहाँ पे अगर हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर वैल्यू टू डी एरे में जाती है, सबसे पहले हम किसको समझेंगे, टू डी एरे। सो टू डी एरे कैसे वर्क करता है और उसके अंदर वैल्यूज कैसे आती है, एक बार ये चेक करिए। टू डी एरे के अंदर हमारे पास यहाँ पे टू डायमेंशन होती है, जिसके अंदर डेटा को हम रो और कॉलम की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो मतलब वैल्यूज कैसे जाती हैं, रो कॉलम की फॉर्म में जाती है। और जब थ्री डी एरे आता है, तो थ्री डायमेंशन हो जाती है, जिसमें से कि पहला डायमेंशन बताता है कि हमें सेम रो कॉलम के कितने टेबल चाहिए। तो इस फॉर्म में हम क्या बनाते हैं, टू डी या फिर थ्री डी एरे बना सकते हैं। अगर मैं एक टू डी एरे बना रही हूँ 10 by 20 का, इसका मतलब कि 10 रोज होंगी और 20 कॉलम्स होंगी। अगर मैं एक थ्री डी एरे बना रही हूँ 5 by 10 by 20 का, तो मतलब मुझे 5 टेबल ऐसे चाहिए जिन हर टेबल में 10 रोज और 20 कॉलम्स होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर टू डी एरे को समझते हैं, तो टू डी एरे को पहले समझो, क्योंकि अगर 3D 4D किसी को भी समझना है तो ये उसका बेस है। सो टू डी एरे क्या कहता है, टू डी एरे यहाँ पर डेटा को रो एंड कॉलम की फॉर्म में स्टोर करता है। मतलब एक तरह का मैट्रिक्स क्रिएट होता है, और रो और कॉलम दोनों का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। जब हम इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे को क्या मिलते हैं, दो डायमेंशन मिल जाते हैं रो कॉलम के। तो इस वे में अगर किसी भी सेल का एड्रेस निकालोगे, तो वो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि अगर मान लो मैं इस वाले सेल का एड्रेस निकालती हूँ, तो इसका क्या होगा, रो है 0 और कॉलम हो गया 1, तो इसका एड्रेस क्या हो गया, 0 1। ऐसे ही इसका क्या हो गया, 1 2 हो गया, इसका हो गया 2 2 हो गया। तो ऐसे ही आपके पास हर डायमेंशन का क्या आता है, एड्रेस आता है। अगर आपको टू डायमेंशन एरे में वर्क करना है, सो टू डायमेंशन एरे को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। पहला, आप इसको पहले डिक्लेयर करो, बाद में इसमें साइजिंग दो। अगर बाद में साइज दोगे तो क्या करना पड़ेगा, जैसे 1D एरे में हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते, तो वैसे ही इसको डिफाइन करना होगा। और अगर आपको सीधा वैल्यू देना है, तो आप पहले वाले ब्रैकेट्स में कुछ नहीं लिखोगे, बाद वाले ब्रैकेट्स में आप डायमेंशन बताओगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे को क्या करना होगा, इस तरह से इसमें वर्क करवाना होगा। तो टू डी एरे भी कितनी किसी भी टाइप का बन सकता है। तो एक काम करते हैं, जो प्रोग्राम है इसको हम बना कर ही देखते हैं कि कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो एरेज वाले प्रोजेक्ट में आते हैं, और यहाँ पर हमने बंडी एरे का एक पैकेज बनाया था। ऐसे ही हम एक क्या बनाते हैं, पैकेज और बना देते हैं 2D के, या फिर सिंपली रखते हैं इसका नाम मल्टी। ओके, तो यहाँ पर हमें इस पैकेज में क्या बनानी है, एक क्लास बनानी है। क्लास का नाम हम रख देते हैं 2D एरे। अगर मुझे एक 2D एरे को क्रिएट करना है,
तो देखो 2D एरे को हम कई तरह से यूज करते हैं। मैं इसका सबसे पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म दिखा रही हूँ आपको कि इसको कैसे यूज करते हैं। अगर मान लो मुझे इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करना है और उनको स्टोर करना है मुझे 2D फॉर्म, तो मैं एक एरे बनाती हूँ ए नाम से। दो डायमेंशंस आ जाएंगे यहाँ पर, और इन दो डायमेंशंस के बाद हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू करके न्यू इंट कर देंगे। तो इक्वल्स टू होके न्यू इंट कर देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स डबल आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देना है रो का साइज। तो लेट सपोज मुझे 4 रोज चाहिए, और यहाँ पे आएगा कॉलम का साइज कि हर रो में मुझे कम से कम नहीं तो 3 कॉलम चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी टोटल डायमेंशन कितनी होगी तो कितनी आएगी इसकी, मतलब ये कह लो कि 12 एलिमेंट्स को ये स्टोर कर सकता है। तो आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप यहाँ पे 2D एरे को ले रहे हो तो यहाँ पर आपको इसी तरह से इसको यूज करना है। टाइम से एंड आ गया था। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, इस तरह से वैल्यू आएगी। अब अगर आपको इसमें वैल्यूज को स्टोर कराना है तो उससे पहले एक और चीज समझते हैं। हम 1D एरे में अगर एरे के नाम के साथ में लेंथ ऑप्शन का यूज करते थे तो ये क्या करता था, हमें एरे की लेंथ बताता था। लेकिन अब तो एरे की 2 लेंथ हो गई 2D में, तो ये किसको बताएगा, तो ये बताएगा आपको नंबर ऑफ रोज को। सेम वे में अगर मुझे कॉलम का लेंथ लेना है तो कॉलम का लेंथ रो वाइज आता है। मतलब यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, एरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसमें क्या आएगा रो का नंबर, एंड आफ्टर दैट आप डॉट लेंथ लगाओ। तो ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब हमें रो का नंबर बताना कि किस रो में कितने कॉलम है, ये जानने के लिए। अब अगर मान लो मुझे यहाँ पर यूजर से वैल्यू को इनपुट करवाना है तो हम सिंपली एक टास्क करेंगे कि स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हमें इसके अंदर लूप के अंदर वैल्यू को लेना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप एक 2D लूप लगा दो। ठीक है, जैसे मैंने लिया इंट आर लेकर इसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करवाया, आर के अंदर हमने 0 को ले लिया। सो इंट आर इक्वल्स टू 0 लिया, आर को लेस देन हमने यहाँ पर कितना लिया, ए डॉट लेंथ लिया, एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे लिया आर प्लस प्लस। तो मतलब ये मुझे बता देगा कितनी रोज। ऐसे ही अगर मुझे कॉलम्स की लेंथ निकालनी है और कॉलम का लूप चलाना है तो कॉलम का भी लूप लगेगा। मतलब मैक्सिमम टाइम्स 2D एरे में 2 लूप्स तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या लेना था, c इक्वल्स टू 0, c लेस देन क्या आएगा a। अब यहाँ पे हमें देना होता है रो का नंबर, तो हम सिंपली r दे देते हैं। पहली बार आएगा 0 रो का लेंथ निकालेगा, दूसरी बार आएगा 1 रो का लेंथ निकालेगा। तो इस वे में हम मल्टीपल रोज की लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके साथ में लेंथ लगाएंगे, एंड आफ्टर दैट c प्लस प्लस आएगा। इसके बाद आप इसमें सिंपली यूजर से क्या करवा लो, डेटा एंटर करवा लो। तो यहाँ पे आप जो भी डेटा एंटर करवाओगे वो डेटा इस एरे में स्टोर होता चला जाएगा। तो एरे के लिए क्या लेना है, ए आर सी इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट। मतलब काम वही वाला हो रहा है, बस एक डायमेंशन एक्स्ट्रा बढ़ गया तो लूप भी एक्स्ट्रा लग गया। तो यहाँ पर आपके पास 2D एरे क्रिएट हो जाएगा। 2D एरे को अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो भी आपको सेम टाइप से लूप लगाना है, मतलब यही स्ट्रक्चर चलेगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक 2D एरे का लूप बनाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रिंट करने के लिए वैल्यूज को सिस आउट लगाएंगे। यहाँ पे ना हम थोड़ा सा पैटर्न वाला लॉजिक लगाएंगे जो हमने पैटर्न्स में सीखा था। कैसे वाला, अंदर वाले में क्या करना है, हमें मैट्रिक्स फॉर्म में वैल्यू लेना है रो कॉलम में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए आर सी को प्रिंट करवाएंगे पहले तो ए और आर सी की लोकेशन पे जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, एंड आफ्टर दैट हम स्लैश टी लगा दें, क्योंकि मैं इसको प्रिंट भी मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही करवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आते हैं अगले ऑप्शन, यहाँ पर सिस आउट लगा के प्रिंट एल लगा देते। तो हम यहाँ ऐसा ही कुछ करते थे पैटर्न्स के अंदर भी, राइट। बस फर्क ये है कि वहां पे हम वैल्यू प्रिंट करवा दें, यहाँ पे हम एरे की वैल्यू ले लें और मैट्रिक्स फॉर्मेट में ले लें। तो इस तरह से आपके पास एक 2D एरे क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो अब ये 2D एरे वर्क कैसे करेगा, देखो आपने यहाँ पे एरे को बनाया 4 by 3 की, मतलब 4 रोज और 3 कॉलम्स।
तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर की वैल्यू 0 आएगी, आर को लेस देन हम ए डॉट लेंथ ले लेते, तो मतलब लेस देन 4 तक चलेगा। एंड इसके बाद सी का लूप चलेगा, और सी का लूप भी 0 से स्टार्ट होगा, और ये कहां तक चलेगा, सी लेस देन ए आर डॉट लेंथ, मतलब लेस देन 3 तक चलेगा। आफ्टर दिस जब ये फर्स्ट टाइम आएगा, एंटर वैल्यू करवाएगा, तो पहली वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, ए के अंदर आर की वैल्यू उठाएगा 0, फिर सी की वैल्यू उठाएगा, वो भी 0, ठीक है। और यहाँ पर यूजर जो भी वैल्यू देगा वो यहाँ स्टोर हो जाएगी, तो मतलब A00 पे 35 स्टोर होगा। ऐसे ही जब दूसरी बार आएगा तो 0 इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा, तो दूसरी वैल्यू जो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे वो कहाँ पे स्टोर होगी, 0 1 पे। तो मतलब एक तरह से मैं 56 ले लेती हूँ, तो ये 0 1 पे जाएगा। सेम वे में इसी लूप में चलेंगे जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। 2 आएगा तो 0 2 के ऊपर वैल्यू ले लेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे ये वाला लूप खत्म होके वापस जाता है तो फिर आर इंक्रीमेंट होगा, और फिर सी 0 पे दोबारा से सेट हो जाएगा। उस केस में ये रो की वैल्यू क्या उठा लेगा, 1, और इसकी 0, एंड फिर जो भी वैल्यू आएगी वो यहीं पे जाएगी, ठीक है। तो इस फॉर्म में यहाँ पर सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। आफ्टर दिस सेम फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए भी। तो इस फॉर्म में आपके पास एक 2D एरे क्रिएट होकर प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं इस लूप को अब चलाती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ये कितनी वैल्यूज लेगा, यहाँ पर ये हमसे 12 वैल्यूज लेगा। तो आप इसमें जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हो कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसको प्रिंट भी मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही करवाया, तो 4 रोज और 3 कॉलम्स में डेटा आ गया। तो इस फॉर्म में हमें सारा डेटा मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका 2D एरे का लूप चलेगा। इतना समझ में आ रहा है कैसे वर्क कर रहे हैं? तो इसको नोट करना है तो नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद फिर मैं इसके आगे वाला बताऊंगी। ट्वेंटी एट की छुट्टी है ना, 28 की ऑफ है। हाँ जी, 28 की ऑफ है। इंस्टीट्यूट बंद नहीं है, इंस्टीट्यूट खुला है। मैं ऑफ लेट, हम लोग की तो मैं ऑफ लेट हूँ, इसीलिए तो आ जाए। वैसे तो मैं दोनों दिन छुट्टी ले सकती थी, बट मेरे को था कि चलो आगे भी मेरे को लेनी है अगले महीने, तो पढ़ाई का लॉस ना हो जाए। लेकिन मेरे को था कि कोर्स भी टाइम पे फिनिश हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा सबका। इलेक्शन के एक दिन चलेंगे ना एकदम। अभी तो बेटा आधा कोर्स पर है, अभी ऊप्स पड़ा हुआ है, अभी जीयूआई पड़ा हुआ है, पूरा पड़ा हुआ है। एडवांस टाइम कब से स्टार्ट होगी? हाँ जी, एडवांस कराओ। जब कोर फिनिश होगा, कोर फिनिश होगा उसके बाद एडवांस स्टार्ट होगा। यही तो ये कौन जवाब हाँ जी, ये तो कोर जा रहा है। ऑफ की हाँ, ऑफ की अभी तो तुम ये कर रहे हो कि जो तुमने C++ में सीखा है वो चल रहा है। अभी तो जावा का प्रॉपर टॉपिक आया ही नहीं कोई भी। क्योंकि पता है क्या प्रॉब्लम होती है, ये जो पार्ट है ना आपका, ये कवर होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें सारा का सारा लॉजिक होता है। आगे आएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, जावा के क्या आएंगे, कॉन्सेप्ट्स आएंगे। कॉन्सेप्ट्स में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती, उनको सिर्फ समझना होता है और देखना होता है कि किसमें क्या लगता है। उसको हम जब प्रैक्टिस में लाते हैं कब, जब हम उसके अंदर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट्स इजी है। ये जो पार्ट आपको मुश्किल लग रहा है ये बेसिक प्रोग्रामिंग है, ये आपको हर लैंग्वेज में मिलेगा, किसी भी लैंग्वेज को सीखोगे। और ये जो पार्ट होता है ना लॉजिक का, इसी पे ही डिसाइड होता है कि आप कितने अच्छे डेवलपर बनने वाले हो आगे जाए, क्योंकि सारा का सारा रीजनिंग यहीं पे आ जाता है। और जब प्रोजेक्ट बनाने बैठोगे, डिजाइन तो हर कोई बना लेगा, लेकिन जब डेवलपमेंट करने बैठोगे तो लॉजिक चाहिए। इसलिए जितनी भी कंपनीज हायर करती है वो क्या देखती है कि आपका लॉजिक कितना स्ट्रॉन्ग है। मैक्सिमम क्वेश्चन 60% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। एरे हो गए, लूप्स हो गए, ठीक है, मेथड्स हो गए, इन सब चीजों जितना अभी तक आपको पढ़ा है 60% क्वेश्चन इसमें से आते हैं। बाकी 40% आता है दूसरी चीजों में से।
तो क्योंकि यही आपका मेन रीजनिंग जो है ना आपको डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, क्योंकि जब अगर आप इस पार्ट को स्ट्रांग रखोगे तो जब हम डेवलपमेंट करते हैं उसमें सारा का सारा यही लॉजिक सब, कहीं पे लूप आएगा, कहीं पे एरे आएगा, कहीं पे फंक्शन लगेगा, तो किस चीज को किस सही जगह पे यूज करना है वो हम डिसाइड करते हैं। इसीलिए मैं इस टाइम पर मेनली मेरा फोकस होता है, क्योंकि मुझे पता है सी में स्टूडेंट्स आते हैं वो बहुत ही कम प्रैक्टिस करके आते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं सी को। तो इसीलिए मैं जावा में प्रैक्टिस ज्यादा करवा देती हूँ, ताकि भाई एक बार लॉजिक बेटर होगा, क्योंकि मुझे बनाना है प्रोजेक्ट, और मुझे बनाना नहीं है, मुझे बनवाना है। तो अगर मैं आपको भी अभी वाला पार्ट अच्छा सिखाऊंगी तभी तो आप लोग आगे करेंगे ना, उसको प्रोजेक्ट्स बना पाएंगे। हेलो मैम, ओके। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी। मतलब वैसे मतलब जैसे मैं लॉजिक बना लेते हैं ऐसे होगा, और उसके बाद जब इसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है ना, वो ड्राई रन करो, प्रोग्राम को ड्राई रन करो, देखो उससे आपको आइडिया मिलेगा कहाँ आपने गलती करी, गलती भी दिखेगी, और फिर गलती को बेटर बना के उसको दोबारा चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैम आवाज आ रही है? हेलो। क्लास को रीनेम कर सकते हैं, हाँ जी क्लास को रीनेम कर सकते हैं। क्लास को रीनेम करना हो तो क्या करो ना, यहाँ पर साइड पर जो नाम आ रहा है इस पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाकर क्लास के अंदर एक रिफैक्टर का ऑप्शन आ रहा है, इसमें जाके आप रीनेम करोगे। ओके, तो क्लास रीनेम हो जाएगी। हाँ जी, वॉइस का कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है किसी को? अब जैसे कि मैम एक बार ये फॉर लूप का ट्राई रन करके दिखा दो। ड्राई रन करके दिखा दो प्रोग्राम, अच्छा ठीक है, तो मैंने अभी ड्राई रन ही तो किया था 2 मिनट पहले, जब मैं आपको बता रही थी कि r इक्वल्स टू 0 लेना है, लेस देन 4 लेना है, 0 लेस देन 3 लेना है, फिर लूप चलेगा तो क्या क्या वैल्यू आएगा, तो मैंने आपको ड्राई रन ही तो दिखाया था ये करके, आपने देखा नहीं था? बिल्कुल एडवांस जावा और कोर जावा बिल्कुल रिलेटेड। मैम एक बार फिर करा दो मैम। ओके, एडवांस मैम जावा ये कोर जावा प्रोग्राम को थोड़ा रिलेटेड, नीचे ले लेना एडवांस मैम। जावा बोलते हैं, कोर का एडवांस है वो। देखो अभी आपको ये जो मैंने कोर जावा में लॉजिक सिखाया ना, अगर आपको लग रहा हो ना कि ये यूजलेस है, तो मैं आपको एक चीज दिखा, अभी आपके सामने मैंने ये ऐप बना के रखा हुआ है अटेंडेंस वाला, राइट? इस अटेंडेंस का ऐप में मैंने लूप्स, फंक्शंस, एरेज तीनों का यूज किया हुआ, कंडीशंस का भी यूज किया हुआ है, ठीक है, और बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स भी हैं। हाँ जी, ये कोर जावा में जो आप सीखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ऐप आपको दिख रहा है ना, इस ऐप के अंदर की जो लॉजिक है पूरी की पूरी, वो यहाँ पर सारी की आपकी कोर पे बेस्ड है। इवन एडवांस जावा का भी अगर मैं आपको कोई प्रोजेक्ट दिखाऊं, उसकी कोई क्लास ओपन करके दिखाऊंगी, वहां पर भी फंक्शंस, एरेज, लूप्स, हर जगह यही यूज होता है। तो जितना आपको अच्छे से आता होगा उतना अच्छे से आप इम्प्लीमेंट भी करो, क्योंकि मेरा अभी देखिएगा क्या रहेगा कि मैंने आपको धीरे धीरे जो लॉजिक सिखाए हैं ना, ये लॉजिक्स मेरे को सिखाने का एक सेल्फिश रीजन ये होता है, आगे जाके तुम लोग मुझे परेशान नहीं करोगे जब लॉजिक की बारी आएगी तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेटर है। अब यहाँ पर देखो मैंने एक जनरेट अटेंडेंस का बटन बना रखा है, राइट? अब ये क्या बना हुआ है, फंक्शन। इस फंक्शन में ये क्या बनाया हुआ है मैंने, एरे, राइट? और यहाँ पे मैंने एरे का लूप चला रखा टू गेट द वैल्यूज एंड टू सेट द वैल्यूज, राइट? तो अब बेसिक आएगा तभी तो उसको आगे यूज करोगे ना, बिना कुछ आए तो यूज नहीं हो सकता। और जो आपके सामने बटन्स बनकर आ रहे थे वो भी सब लूप्स के थ्रू ही, लॉजिक के थ्रू ही, जो आपके सामने ये वाले सारे बटन्स बनकर आते हैं, ये वाले, ये सारा मेरा लूप का काम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बस इतना किया था कि यहाँ पर मैंने जब ये फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म के अंदर जब डेटा सेट करने की बात आ रही थी, तो हमने यहाँ पर
कुछ लॉजिक सेट किया था, और इसी लॉजिक की हेल्प से हमने ये वाले जो बटन्स हैं ये जनरेट कराए हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लगा हुआ है, फॉर ईच लूप लगा हुआ है, जो मैंने अभी आपको सिखाया था एरे में। ठीक है, बस स्ट्रिंग के ऊपर है ये एरे, एंड लूप लगा हुआ है, एंड लूप के अंदर फिर हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, यहाँ पर एक और मेथड भी लिया हुआ है। मेथड के अंदर मैंने नेस्टेड लूप भी यूज किया हुआ है, और एक 2D एरे भी यूज किया हुआ है। तो ये सारा का सारा जो टास्क है किसके हेल्प से हो रहा है, कंडीशंस, लूप्स, एरेस। तो इस लॉजिक को सिखाने का मेन रीजन यही होता है कि अच्छे से आपको आ जाए, ताकि इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत ना हो। ओके, तो इसी वजह से हम यहाँ पर ये सब करते हैं। हाँ जी, डिजाइनिंग का सारा काम जावा से है। ये जितना कोड दिख रहा है ये सारा आपका जावा ही है, और जो पेज आपके सामने आ रहा है वो इसी पेज की वजह से आ रहा है। तो डोंट वरी, मैम ये जो डिजाइन ये कोड को लिखना पड़ेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस मिल जाती हैं, जो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे यूज करनी है। तो डिजाइनिंग में टाइम नहीं लगता, मेन होता है डेवलपमेंट। तो डिजाइनिंग जो मैम है आवाज कोड, आ रही है? ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, दिस इज नॉट अ वेबसाइट। ओके, दिस इज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो इसके अंदर जो पेज डिजाइन हुआ है वो सारा इस जगह से हुआ है, यहाँ से टूल्स मिल जाते हैं। ओके, स्विंग होता है, इसको बोलते हैं जावा स्विंग। हाँ अच्छा, हम्म, हाँ जी बिल्कुल आता है। हाँ जी, SRC नहीं बोलते हैं, जावा SE होता है, स्टैंडर्ड एडिशन, जो आप सीख रहे हो कोर जावा। फिर एक आता है जावा डबल J2EE भी बोलते हैं, जावा डबल भी बोलते हैं, एंटरप्राइज एडिशन होता है, जो आप सीखोगे एडवांस जावा। ओके, तो ये दो आपने स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म सीखने, एक डबल सीखना है और एक SE सीखना है। SE अभी आप सीख रहे हो, इसकी मैंने CSS वगैरह से बताया कि वेबसाइट अगर भी लगा सकते हैं। ये आपका एडवांस जावा में आएगा जब आप वेब एप्लीकेशंस पे काम करोगे। वेब एप्लीकेशंस के अंदर, चलो आज वैसे भी एक एक्स्ट्रा क्लास जा रही है आपकी, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, क्योंकि मेरे को ना दिखता रहता है कि बड़े कंफ्यूजन सी लगी रहती है तुम लोगों को कि यार HTML कब यूज करेंगे, लेकिन जब यूज करने की बारी आती है ना तो कोई मुझे पेज बना कर नहीं देता। नहीं, मैं बोलती रह जाती हूँ यार ये पेज बना के लाओ, वो पेज बना के लाओ, मिलता नहीं है मुझे, तुम्हारे तक ही रहता हूँ। एक दो पेज की ओके। एडवांस जावा हमारा किस में चल रहा था, 11:30 में, नहीं 11 बजे वाला, अच्छा 3:30 ढाई बजे वाले में चल रहा है, मैं भूल जाती हूँ। तो अगर आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि चेक कर लेते हैं, हाँ चलिए वाला ही, बहुत प्रोग्रामिंग सीखनी है भी आप लोगों को, सो डोंट वरी, सिट टाइट एंड लर्न। बहुत इंटरेस्टिंग है प्रोग्रामिंग का जर्नी, मैं सच बता रही हूँ, इतने सालों से मैं सीख लूँ, आज भी मेरे सामने कुछ नया आता है तो गॉट वेरी इंटरेस्टेड, लाइक इंटरेस्टेड इन लर्निंग दोस थिंग्स। क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग को पैशनेटली करते हो ना तो आपको नई चीजें सीखने में मजा ही आएगा, और मतलब इसको एज अ लाइटली लो ना, इतना हार्ड मत लगाओ अपने सिर के ऊपर, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते रहो तो आपकी चीजें बनेंगी। अब जैसे कि ये मैं अभी आपको एडवांस जावा का पेज दिखा रही हूँ। एडवांस जावा में हमने यहाँ पर क्या किया है, ये एक JSP पेज है, जावा सर्वर पेज बोलते हैं इसको, जिसके अंदर HTML, CSS, जावा तीनों यूज हो रही है। तो जावा का जो यूज है आपको स्टार्टिंग में तो ये HTML, CSS दिख रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्म डिजाइन हो रहा है। अब इस फॉर्म में हमने ईमेल भेजना सीखा था, सिखाई रही थी 3:30 वाले स्टूडेंट्स को, तो उसके अंदर फिर हमने ये एक सर्वलेट क्लास बनाई थी। तो ये क्या होती है, एक प्रॉपर क्लास है जावा की, जैसे आप लोग क्लास बनाते हो, बट इसमें इनहेरिटेंस भी लग रखा है, और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्टर भी है, देखो यहाँ पे जो मैंने आपको कंस्ट्रक्टर बनाना सिखाया था, एंड साथ में एक मेथड बना हुआ है डू गेट के नाम से।
पैरामीटर्स भी रिसीव कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप स्ट्रिंग वेरिएबल सीखते हो, वो भी है, ठीक है। बाकी तो सब चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं क्योंकि भी यहाँ पे मेलिंग भेज रहे थे, तो यहाँ पे उसके हिसाब से कोड हो रखा है। ऐसे ही और भी चीजें होती हैं बहुत सारी, जैसे कि हम कई बार लूप्स का, एरेज का, सब चीजों का मिक्स यूज चलता रहता है। तो जितना भी आप सीख रहे हो सब यूज होगा आगे, इसलिए सीखोगे अच्छे से तभी यूज कर पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे हमेशा। ये चीज रहेगी, जितना कोर जावा में सिखाऊंगी सब एडवांस में यूज होगा। ओके, तो अभी हम मेल भेज रहे थे, हमने कितनी सारा हो गया था ना हमारा मेल का अटैचमेंट एंड मल्टीपल पीपल वाला भी। हाँ, 2 मेल्स भेजी थी जब हमने से। राइट, ठीक है। नहीं भेजी तो थी अटैचमेंट वगैरह सब कुछ, है ना। जेएसपी, हाँ स्टिल जेएसपी स्टार्ट करवाना है मुझे पूरा। ओके, चलिए तो फिर क्या थी कि ये क्या है, इस वाले कट का क्या नाम है? अच्छा, ये जो लाइन आ जाती है ऊपर, लाइन जो आती है ना, इसका मतलब होता है डेप्रिकेशन। डेप्रिकेटेड मेथड्स या डेप्रिकेटेड ऑप्शंस आते हैं। डेप्रिकेटेड का मतलब होता है कि जावा ने, हो सकता है मान लो एक ऑप्शन रिलीज किया फर्स्ट वर्जन, वो सेकंड वर्जन में भी कंटिन्यू हुआ, थर्ड वर्जन में भी कंटिन्यू हुआ, फोर्थ वर्जन में भी कंटिन्यू हुआ, फिफ्थ वर्जन तक आते आते उनको लगा यार ये ना पुरानी चीज हो गई, इसकी जगह कुछ नया लाया जाए, इसको इम्प्रूव किया जाए। तो वो क्या करते हैं, उस चीज को हटाते नहीं है, उसको डेप्रिकेट कर देते हैं, मतलब फिफ्थ वर्जन में उसको कंटिन्यू नहीं करते, ठीक है, उसको एक्सटेंड नहीं करते फर्दर। और उसके बाद क्या हो जाता है, वो उसको डेप्रिकेटेड ऑप्शन बोल देते हैं कि ये ऑप्शन फोर्थ वर्जन तक तो फुल्ली फंक्शनल थी, फिफ्थ वर्जन में डेप्रिकेट हो चुकी है, ठीक है, मतलब इसको फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो उसका वो लोग यूज रखते हैं 2-4 वर्जन तक, 10 वर्जन तक, कि चलो किसी को पुराना मेथड यूज करना हो तो वहां से वो यूज कर सकता है। लेकिन वो दिखाते डेप्रिकेटेड इसलिए है कि फिर इस वर्जन के बाद इसको एक्सटेंड नहीं किया गया फर्दर, ठीक, सिंपल ये रीजन है, ठीक है। चलिए फिलहाल वैसे भी आपका बेसिक प्रोग्रामिंग खत्म होने वाला है। 2D एरे के बाद मेरे को आपको 3D एरे थोड़ा सा पढ़ाना है, मतलब ये कह लो 1-2 दिन की और प्रोग्रामिंग बची है आपकी, मेनली लॉजिक वाली। इसके बाद आपका सारा ऊप्स करेगा, जावा के कॉन्सेप्ट चलेंगे 1-1.5 हफ्ते तक, और उसके बाद मैं आपको स्विंग स्टार्ट करवा दूंगी, जो मैंने आपको ऐप दिखाया था वो डिजाइन करना सिखाऊंगा। ओके, एंड साथ के साथ आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। आप लोगों का जेडीबीसी हो गया था ना पहले, एसक्यूएल एंड जेडीबीसी हुआ था किसी का आपकी ग्रुप में? ओके, नो तो मैम। ठीक है, नो मैम। फिर मैं एक क्लास रखूंगी आप लोगों की एसक्यूएल की और जेडीबीसी की, एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। या तो वीकडेज में डबल क्लास लगेगी या वीकेंड में क्लास लगेगी, तो मैं टाइम बता दूंगी आप लोगों को एक बार शेड्यूल करके, ठीक है। क्योंकि ऊप्स चलेगा तो ऊप्स के साइड बाय साइड में वो भी सिखा दूंगी, थोड़ा सा ऊप्स में कॉन्सेप्ट हो जाए 2-4, उसके बाद सिखाऊंगी। ये कोर जावा जो है, देखो मैं उसका बता सकती हूँ, मेरे पास डेट तो आ गया आपके बैच के लिए कि मुझे तब तक खत्म कराने के लिए बोला गया है, क्योंकि डेडलाइंस तो मिलती है ना सबको, तो डेडलाइंस तो आती रहती है। तो आप लोगों के बैच का मेरे पास ये आया है, हाँ जी, अभी सितंबर चल रहा है ना, आपका एडवांस जावा मुझे 25 अक्टूबर से स्टार्ट करवाना है। आपका एडवांस जावा मुझे 25 अक्टूबर से स्टार्ट कराने के लिए बोला गया है। हो सकता है उससे पहले ही हम फ्री हो जाए, पहले ही शुरू कर दे, लेकिन लास्ट डेट जो है 25 अक्टूबर, तो तब तक आपका कोर्स जावा चलेगा, फिर एडवांस आएगा। ओके, मैम एडवांस जावा के बाद क्या होगा? फ्रेमवर्क्स, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, ये तीनों फ्रेमवर्क्स होते हैं। और अगर बाई चांस किसी को ज्यादा जल्दी हो तो हाइबरनेट अभी थोड़े टाइम में शुरू होने वाला है। हाइबरनेट डेटाबेस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, लेकिन आपने अगर एसक्यूएल जेडीबीसी नहीं किया फिर मैं एडवाइस नहीं करूंगी कि अभी आप करो वो, ठीक है। अगले महीने शुरू कराना है मुझे 7 या उसके नेक्स्ट वीक में, तो हाइबरनेट भी शुरू हो जाएगा। ओके, तो अगर कोई पहले हाइबरनेट करना चाहता है तो एसक्यूएल जेडीबीसी अगर कर रखा है फिर कर सकते हो, अगर नहीं कर रखा फिर मत करना। वैसे मैं मतलब प्रेफर ये करती हूँ कि आप लोग एटलीस्ट एडवांस जावा शुरू करो, उसके बाद फ्रेमवर्क स्टार्ट करो, ठीक है।
चलिए तो फिलहाल यहाँ वापस आते हैं 2D अरे पे, क्योंकि इसको खत्म करेंगे तभी आगे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो एडवांस सॉरी इसमें आते हैं फ्रेम, जो आपका एरे चल रहा है। एरे के अंदर आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि कैसे आप 2D एरे को बना सकते हो और प्रिंट कर सकते हो, इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। अब इसके बाद 2D एरे को बनाने का एक और वे होता है कि हम यहाँ पर 2D एरे को सेल्फ डिफाइंड फॉर्म में भी बना सकते हैं। मतलब कभी अगर आपको एक ऐसा 2D एरे बनाना हो जिसके अंदर आप पहले से वैल्यू देना चाहते हो, तो ऐसे में क्या करोगे, एरे बनाओगे, एरे के अंदर ब्रैकेट लगा दोगे आगे, और इस एरे के अंदर जो ब्रैकेट लगे इसमें आप उतने इनर ब्रैकेट्स लगाओगे कॉमा से सेपरेट करके जितनी आपको रोज चाहिए। इसके बाद यहां पर आप जितनी वैल्यू दोगे उतना इसका साइज बन जाएगा। तो अगर मैं यहां पर एक एरे बनाती हूँ इस फॉर्म में, तो यहाँ पर इस एरे के अंदर हर रो में कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, और रो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 रोज एंड 3 कॉलम्स का एक एरे बन जाएगा। तो अगर आप एरे बनाना चाहते हो 2D फॉर्म में, तो बस तरीका क्या है कि यहाँ पर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो सिंगल रो में, या फिर इसको थोड़ा सा आप अपने लिए देखने में इजी बनाना चाहते हो तो ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, एक 2D एरे सिंगल रो में भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटे वाले ब्रैकेट जितने आएंगे उतनी रोज बनेंगी, और हर रो में जितनी वैल्यू होंगी उतने कॉलम्स बनेंगे। ओके, एंड आफ्टर दिस इसको अगर रन करके देखना है, रन करने का तो सेम ही तरीका जैसे पहले था। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे 2D एरे का भी हमने जो प्रोग्राम बनाया था और उसमें डिस्प्ले का जो लूप था, इसी लूप को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ले आते हैं और इसे प्रिंट करके देते हैं। तो मतलब यहाँ पर हम खुद से भी एक एरे को डिफाइन कर सकते हैं और उसमें वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। इसको सेव कर देते हैं और अब रन करते हैं एंड लेट्स सी की आउटपुट क्या आ रही है। 5 रोज एंड 3 कॉलम्स में डेटा दिखा रहा है। तो मतलब दोनों तरीके, या तो यूजर से लो या खुद से लो। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे लेना है इसको यहाँ पर। इसमें कोई डाउट किसी को? ओके, चलिए तो फिर एक काम करेंगे, इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। किसी को नोट करना है तो कर लीजिए फटाफट से। फिर इसके बाद ये देखेंगे कि 2D एरे को फंक्शंस के साथ में कैसे यूज करना है। तो पहले तो इसका बेसिक देखते हैं, फिर इसके बाद बाकी के ऑप्शंस भी। हाँ जी, कॉलम्स डिफरेंट हो, अभी बताऊंगी, वो डिफरेंट डायमेंशन एरे होता है, तो उसका बताऊंगी मैं आपको, पहले ये वाला करूँ। हाँ जी, कर लिया नोट डाउन इसको। ओके, चलिए तो अब अगला एक और मैम एक मिनट पहले अभी एक हम बार लिख ले को लिख रहे थे। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे? मैम, लिख ले थोड़ा सा, मतलब लिख रहा था मैम मैं। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट दिखा रही हूँ। तो अगर हम यहाँ पे, चलिए फंक्शन सारे बताऊंगी दोनों इकट्ठे में कैसे यूज करना है, नोट कर लीजिए फिर बता दीजिए मुझे जब हो जाता है। ओके मैम, हटा दो। ऑलराइट, ठीक है, तो अभी हम यहाँ देखेंगे। अब जैसे हमने 1D एरे में देखा था कि 1D एरे को फंक्शन में कैसे पास करना है, कैसे रिटर्न करना है, सेम वे में इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि 2D एरे के साथ में कैसे करना है।
2D एरे के कुछ लॉजिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आने चाहिए, जो मैट्रिक्स मैनिपुलेशन में यूज होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे क्रिएट एरे को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक एरे बना रही हूँ, तो हम सॉरी फंक्शन बना रही हूँ पब्लिक वॉइड क्रिएट एरे। इस फंक्शन के अंदर हम एक एरे को